नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। कोविड-19 वायरस की नई लहर से दुनिया परेशान है। चीन में ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर जारी है तो भारत में XE वेरिएंट की एंट्री हो चुकी है। भारत में लोगों को बूस्टर डोज लगनी शुरू हो गई है तो कई देश चौथी डोज लोगों को लगवा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या नेक्स्ट जनरेशन कोविड-19 वैक्सीन्स कोरोना महामारी को रोक पाएंगी, क्योंकि न कोरोना के वेरिएंट रुक रहे हैं, न ही संक्रमण और न वायरस का प्रसार थम रहा है। चीन की शंघाई से वुहान की तरफ फिर नई लहर शुरू हुई है तो भारत से लेकर दुनिया के हर हिस्से में बढ़ रहे कोरोना के मामले लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जब वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तो माना जा रहा था कि कुछ वैक्सीन की 2 डोज तो सिंगल डोज वैक्सीन की एक खुराक ही पर्याप्त होगी। लेकिन आज 2.25 साल बाद महामारी के ट्रेंड को देखकर साइंटिस्ट इस बात को लेकर अब एकमत नहीं है कि इस बीच दुनिया भर की कई दवा कंपनियां नेक्स्ट जनरेशन कोरोना वैक्सीन विकसित करने का काम कर रही है, यानी कि एक ऐसी वैक्सीन जो नए आ रहे वायरस के वेरिएंट्स पर भी प्रभावित होगी। हेल्दी इंडिया में आज हम बात करेंगे कोरोना को लेकर के जो नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन है उस पर क्या कुछ काम हो रहा है। साथ ही बात करेंगे HPV वैक्सीन, इसके अलावा जो RSV जो निमोनिया वायरस को लेकर के वैक्सीनेशन है, खास तौर से TB की रोकथाम को लेकर के जो प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि भारत ने लक्ष्य रखा है 2025 तक भारत को TB मुक्त बनाना है। तो आज हम बात करेंगे हेल्दी इंडिया में नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन की, और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजय राय, आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एम्स से। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर संजय आपका। साथ ही इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा, आप अध्यक्ष हैं कोविड-19 कार्यकारी समूह NTGI। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। चर्चा की शुरुआत प्रोफेसर राय मैं आपसे करना चाहूँगा। नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम शुरुआत कोविड-19 से करते हैं सर। इसको लेकर के बहुत सारी कोशिशें अब तक हुई, आपने देखा 0 से हमने शुरू किया था। वर्तमान में जो स्थिति है और XE वेरिएंट की बात जो भारत के कुछ हिस्सों में सामने आई है, उसकी रोकथाम को लेकर के जो नया वेरिएंट है उसको लेकर के हमारे यहाँ वैक्सीनेशन के क्या प्रयास है? देखिए, हमें किसी भी डिजीज़ को, स्पेशली कोविड-19 जैसी डिजीज़ को जो रिस्पायरेटरी रूट से फैलती है, उसका पूरा एपिडेमियोलॉजिकल पिक्चर देखना होता है कि कोई भी वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, नेचुरल इन्फेक्शन कितना उसको प्रोटेक्ट करता है जी। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरुआत की प्रोएक्टिव होकर, प्रधानमंत्री ने वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को भी जो है मॉनिटर किया और समय रहते शुरू किया, तो शायद लॉकडाउन लगाने से लेके सारे जो है इतने प्रोएक्टिव रोल किया, तो उसको देख के जो है जिस तरीके से हमने शुरू से कंट्रोल किया। बट धीरे धीरे जब एक वैक्सीन का जो रोल पहले था, जिस तरीके का रोल था, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन ससेप्टेबल थी उस समय, हमारी पॉपुलेशन, धीरे धीरे हमारे पास एविडेंस आते गए। अब 3 साल ऑलमोस्ट पुराना वायरस हो गया तो बहुत एविडेंस आ चुके हैं। 3 साल में कोविड जैसा पब्लिकेशंस कहीं नहीं होते, जितने पब्लिकेशन, जितने रिसर्च वर्क हुए हैं, कि धीरे धीरे आता गया कि नेचुरल इन्फेक्शन जो है बेटर और लॉन्गर ड्यूरेशन तक प्रोटेक्शन देता है। जब तक पॉपुलेशन ससेप्टेबल था, वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि सीवियरिटी जो है 1.5% के आसपास लोगों की डेथ हो रही थी। अगर देखें हर 100 में करीब 1.5 लोग, मतलब हर 10 लाख में 15,000 के आसपास डेथ हो रही थी। वैक्सीन जो है ह्यूज उसमें बेनिफिट हो रहा था, 80 to 90% डेथ कम कर रहा था जब पॉपुलेशन ससेप्टेबल था। धीरे धीरे खत्म हो गया। अभी जो है न्यू वेरिएंट है, RNA वायरस है, तो RNA वायरस में हमेशा म्यूटेशंस होते रहेंगे, थाउजेंड्स ऑफ म्यूटेशन हो चुके हैं। ठीक है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न हमारे पास कम है, क्योंकि कुछ बेसिस पे उनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं, वह कम है। तो ये सब होते रहेंगे। तो बड़ा डिफिकल्ट है न्यू जनरेशन RNA वायरस के लिए जो है, जो इस टाइप के म्यूटेट होते रहते हैं, कोई वैक्सीन डेवलप करना कि जो सबको सारे वेरिएंट से प्रोटेक्शन दे दे। Okay. अच्छी बात इसमें यह है कि
जो अभी भी वैक्सीन है वो भी जो है न्यू वेरिएंट से भी कुछ प्रोटेक्शन देता है, सीवियरिटी और डेथ कम करता है, नेचुरल इन्फेक्शन भी देता है। और ऑलमोस्ट सारा पॉपुलेशन जो है देखिए तो एक तरीके से एक्सपोज हो चुका है। हमारी जैसी कंट्री में, हम अपनी कंट्री की अगर बात करें इंडिया में, तो जो भी सीरो सर्वे हुए थे सेकेंड वेव के बाद, जो बहुत ही डिवास्टेटिंग वेव था, जब डेल्टा वेव आया था हमारा अप्रैल में पिछले साल 2021 में, लेकिन उसका जो उस समय तो बहुत ही डिवास्टेटिंग था हमारे लिए। लेकिन आज स्ट्रेंथ है कि वह जो है पूरी तरीके से जो है एक तरीके से नेचुरल इम्यूनिटी दे दिया, जो कि बेटर प्रोटेक्शन दे रहा है। जिन जिन कंट्री में नहीं आया, चाहे वो साउथ कोरिया हो, वेव कोई नहीं आया, उन्होंने 2 साल तक कोई वेव नहीं आने दिया था, या जापान हो, जैसे जापान में अभी भी देखिए तो 1 लाख से ऊपर केसेज हो रहे हैं जी। हाईली वैक्सीनेटेड ऑलमोस्ट एवर 12 ईयर जो है 100% लोगों को 2 वैक्सीन लगी हुई है, फिर भी 1 लाख केसेज अगर पर डे आज की डेट में भी अगर आ रहे हैं, तो ये होता है कि अगर हम एक्स्ट्रापोलेट करें हम इंडियन पॉपुलेशन पे, करीब 12 लाख की पॉपुलेशन है, तो 10 टाइम्स ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया का है, तो करीब 12 लाख 15 लाख केसेस पर डे रिपोर्ट हो जाएंगे, मतलब इस टाइप का। तो अभी हम बड़ी अच्छी स्थिति में हैं। न्यू वैक्सीन डेवलप हो रहे हैं, कोविड के लिए भी डेवलप हो रहे हैं, न्यू वेरिएंट के लिए भी कुछ कंट्रीज ने शुरू भी कर दिया है, इवन बाईवैलेंट शुरू कर दिया कि पुराना वैक्सीन के जो वायरस था उसके साथ साथ जो न्यू वेरिएंट अभी सर्कुलेशन उसको लेकर के उसको भी शुरू कर दिया है। ठीक। डॉक्टर अरोड़ा, हमने देखा कि हमारे देश में वैक्सीनेशन ड्राइव बहुत अच्छे से चला, और जिन लोगों ने कोरोना की 2 डोज लगवा ली है, क्या उनके लिए बूस्टर डोज लगवाना ज़रूरी है, और क्या कोरोना का जो खतरा है वो अब भी बरकरार है भारत जैसे देश में? तो मैं प्रोफेसर संजय ने जो कहा उससे मैं आगे कहना चाहूँगा कि इस समय रोज़ाना 1000 से कम केसेस होते हैं हिंदुस्तान में, और मृत्यु का आंकड़ा हम देखते हैं तो 7, 8, 10 से कम होता है, 5, 6, 7 के आसपास है, और ये पिछले 3 महीने से ऐसे ही चला आ रहा है, और मई जून में करीब 50,000 के आसपास थे और धीरे धीरे अब कम हो गए। एक चीज़ बड़ी स्पष्ट है कि ओमिक्रॉन बहुत ही हल्की डिजीज़ है, गंभीर बीमारी होने की संभावना कम होती है। ठीक है। और 2 चीज़ें हैं कि जिनको 2 टीके लग चुके हैं हमारे देश में, उनमें गंभीर बीमारी होने की संभावना लगभग नगण्य हो जाती है। और ये पिछले साल भर में देखा गया है कि जो भी इस समय अस्पताल में एडमिट हुए हैं वो 2 तरह के मरीज़ हैं। एक मरीज़ वो हैं जिनको दूसरी तरह की बीमारियां, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ कहते हैं, और जब इंसिडेंटली अगर उनकी जांच करी जाती है तो कोविड निकल आता है, तो ये उस तरह के मरीज़ हैं। तो इसको कहते हैं हॉस्पिटलाइज्ड विथ कोविड, ड्यू टू कोविड नहीं है, कोविड की वजह से बीमार नहीं हो रहे लोग हमारे यहाँ। दूसरी इसी, और मृत्यु भी जो ज़्यादातर आंकड़ा है वो उन्हीं लोगों का है जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ है। अब रहा वैक्सीनेशन का प्रभाव, तो जिनको 2 टीके लग चुके हैं ये देखा गया है कि हमारे देश में वो एक तरह से सुरक्षित हैं। ठीक है। और अब जो है, अब आगे के लिए तैयारी है। आपने एक बहुत अच्छी बात बताई, एक्सी वेरिएंट की बात कर रहे थे, जो बेसिकली रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट कहते हैं, और इस समय एक वेरिएंट है जो BXX कहते हैं उसको। लगभग 2/3 जो इस समय वायरस निकलता है, जो हम रोज़ाना 800-900 केसेस देखते हैं, उसमें 2/3 इस तरह का से हैं और पूरे देश में फैले हुए हैं। आज की डेट में जो मुख्य चीज़ है हमें देखने की ज़रूरत है कि गंभीर बीमारी कितने में हो रही है, और हम देख रहे हैं गंभीर बीमारी बिल्कुल इक्का दुक्का है, बहुत ही कम है। ठीक है। तो जो वैक्सीन मिल चुकी है वो प्रभावी है, और इस समय हमारे यहाँ और ज़रूरत नहीं है इस समय, तभी इस समय जो है ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा, और वैक्सीन खाली जिन बच्चों को और बुज़ुर्गों को एक प्रोटेक्शन डोज मिलनी थी उसकी तरफ है जोर, बाकी ऑप्शनल है। अब आपने कहा नई जनरेशन ऑफ वैक्सीन्स की, तो नई जनरेशन वैक्सीन मुख्यतः उस चीज़ के लिए तैयारी करी जा रही है कि कल कोई ऐसा वेरिएंट आ जाता है जो हमें दुखी करे। और पिछले 3 साल में देखा गया कि वायरस का एक टुकड़ा ऐसा है जो छुपा हुआ होता है और उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, इसको RBD कहते हैं। तो RBD इसको अब भूल जाएं, मतलब एक टुकड़ा ऐसा है जो जिसमें परिवर्तन नहीं होता। अब जो नई वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं उसमें कोशिश की जा रही है कि उस टुकड़े को संभाल के रखा जाए और खोल करके किया जाए, जिससे कि आगे आने वाले हम वेरिएंट्स के प्रति सुरक्षित हो जाएं और प्रतिरक्षण क्षमता पैदा हो जाए। तो उसके लिए जो नई वैक्सीन्स आ रही हैं, बाईवैलेंट है या इसको वेरिएंट स्पेसिफिक वैक्सीन भी बोलते हैं, WHO ने भी इसके बारे में क्लियर कट रिकमेंड नहीं किया है,
लेकिन जो ट्रायल हो रहे हैं उसमें ये देखा गया है कि खास तौर पे हमें प्रोटेक्शन आगे के लिए अपने को तैयार करने की ज़रूरत है, उस दिशा में काम चल रहा है। ठीक है, मैं समझना चाहूँगा प्रोफेसर राय, देखिए हमारे देश में टेस्टिंग और ट्रायल पर विशेष जोर दिया जाता है और वो होना भी ज़रूरी है क्योंकि ये इंसान की जान से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। इन सब के बीच में जब नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं, एक्सी वेरिएंट का जिक्र यहाँ पर हो रहा है और हो सकता है कल को कोई और नया वेरिएंट आ जाए, तो ये किस आधार पर इसको वैक्सीनेशन की प्रिपरेशन की जाती है, उसका प्रोसेस क्या है सर? देखिए, जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, और जो इम्यूनिटी डेवलप होते हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। शुरू में तो हमें बहुत ही प्रॉब्लम होती थी क्योंकि बिल्कुल ही नया वायरस था, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। जब 2019 दिसंबर में वुहान से डिक्लेयर हुआ, अब काफ़ी कुछ ये हमेशा हमें अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। जो भी एविडेंस जनरेट होते रहते हैं उनको जो है हमेशा एनालाइज करना चाहिए कि कैसे जो है वैक्सीन रोक रहा है, कैसे जो है नेचुरल इन्फेक्शन रोक रहा है, वह कब तक प्रभावी है। हो सकता है कल जो है बिल्कुल ही न्यू वायरस आ जाए जो नेचुरल इन्फेक्शन जिनको हो गया उनको भी उतना ही प्रॉब्लम दे, जिनको वैक्सीन दे दिया है उनको भी उतनी ही प्रॉब्लम दे। तो अभी सर्विलेंस को स्ट्रेंथन हमारी करने की जरूरत है। कोई भी वायरस आए, हमेशा अगर सर्विलेंस हम अपनी बेहतर रखते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, टाइम रहते अगर डिटेक्ट कर लेते हैं, तो अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है। हमने जो है क्लिनिकल ट्रायल यहीं पे किए, कुछ वैक्सीन तो यहीं डेवलप हुए, कंप्लीटली इंडिजिनस थे हिंदुस्तान में। जैसे भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन है, यहीं पे हमने डेवलप की, यहीं पे उसके सारे क्लिनिकल ट्रायल हुए। तो कोई भी न्यू वेरिएंट आता है तो हमें फिर से क्लिनिकल ट्रायल की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें जो है न्यू वेरिएंट से जो है वैक्सीन बनाना ईजी रहेगा क्योंकि ट्रायल हो चुका। ट्रायल ही नहीं, उसके बाद तो 200 करोड़ से ज़्यादा जो है हम वैक्सीन लोगों को लगा चुके हैं। कोवैक्सीन के साथ साथ दूसरे वैक्सीन भी लगा चुके हैं। तो इस समय जो ज़रूरत है हमें स्ट्रेंथन करने अपने सर्विलेंस की जो है, कौन सा वेरिएंट है, तो इसलिए जो है जेनेटिक सीक्वेंसिंग होते रहना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं चाहूँगा सर, हम लोगों को कैसे हम समझाइश दे सकते हैं? देखिए, किसी भी वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे मिथ भी होते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि एक विश्वास भी बने और वो ऐसा हो कि उसको सब एक्सेप्ट करें, सब स्वीकार करें उसको। तो ऐसे में सावधान रहने के लिए, सतर्क रहने के लिए, आने वाले किसी भी तरह के वेरिएंट का सामना करने के लिए तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए? क्योंकि लोगों का साथ, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है इसमें। सबसे पहली बात, पराक्रम, आपने जो बात बोली, लोगों का सहयोग जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। और भारत में जो कोविड से लड़ाई में जो सफलता प्राप्त की है उसमें लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। और आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि पहली बात कि जब हम कम्युनिटी में वैक्सीन की बात करते हैं तो केवल उसी वैक्सीन को दिया जाता है जो सुरक्षित है जी, नंबर एक। नंबर दो, उसके बावजूद एक पूरा तंत्र है देश में, उसको AEFI सर्वेलेंस कहते हैं, यानी कि वैक्सीन की सुरक्षा के बारे में लगातार जांच हो रही होती है। और कोई भी ऐसा अगर हमें लक्षण दिखाई देता है या कोई ऐसी बीमारी जो अनयूजुअल है, वो उसके बारे में पूरी जांच की जाती है और कहाँ की जा रही है। हमारे यहाँ कोवैक्सीन डेवलप हुई, उसके बाद एक ज़ाइकोवी-डी पूरा 30,000 लोगों में हुई, उसके बाद mRNA वैक्सीन अब हमारी वो यहीं पर ट्रायल हुआ। और उसके अलावा एक चीज़ और, अभी एक नई वैक्सीन आ रही है, अगले कुछ हफ्तों में हो जाना चाहिए। इंटरनेज़ल वैक्सीन जो आपने सुना होगा, इंटरनेज़ल वैक्सीन भी भारत में डेवलप्ड है। एक mRNA की पहली दुनिया की वैक्सीन है जो खाली इंजेक्शन लेस, नीडल लेस से इंजेक्शन उसको लगाया जा सकेगा और उसका प्रभाव ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के अब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारे पास जांच करने का पूरा तंत्र भी है और सर्वोपरि जनता की और हर एक व्यक्ति की सुरक्षा सर्वोपरि रहती है। ठीक है, मैं चाहूँगा डॉक्टर संजय, कोविड वैक्सीन से रिलेटेड ये आखिरी सवाल मैं करूँगा क्योंकि हमारे पास दूसरे डिजीजेस भी हैं जिन पर भी हमें बात करनी है। जो एक्सी वेरिएंट का जिक्र हम कर रहे हैं, क्या ये जानलेवा है और इसको लेकर के क्या बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत है या फिर इसको लेकर के जो नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन में जो काम हो रहा है उस पर हमें डिपेंड करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा? क्या आपकी नज़र में, क्या आप समझाइश दे सकते हैं? देखिए, एक्सी वेरिएंट हो या कोई वेरिएंट हो, वेरिएंट आते रहेंगे और जो भी ग्लोबल एविडेंस मिल रहा है अब, इसलिए कि हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसलिए वो उतना जानलेवा नहीं है। नहीं तो अभी एविडेंस ये नहीं है कि बहुत ही माइल्ड हो चुका है पहले से, क्योंकि कुछ जगहों पे अभी भी डेथ्स हो रही हैं, अच्छी खासी डेथ हो रही है। क्योंकि हमारे पास दो तरीके की इम्यूनिटी आई।
हमारे पास एक तो नेचुरल इम्यूनिटी जो है, जब वही जैसा मैं बता रहा था सेकेंड वेव में सबको हो गया और वैक्सीन भी लगी। ऑल्दो नेचुरल इम्यूनिटी मच बेटर है उससे, लेकिन इम्यूनिटी है। अभी तक जो भी एविडेंस है कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है, नहीं तो सेकेंड वेव के बाद हम वैक्सीन लगाते ही नहीं, कि वैक्सीन दोनों ही, वैक्सीन भी प्रोटेक्ट कर रहा है और जिनको एक बार नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, जो अनफॉर्चुनेट थे उनकी डेथ होनी थी हो गई, वो प्रोटेक्ट कर रहा है। इसीलिए मैं बार बार कर रहा था कि हमें मॉनिटर करने की जरूरत है। अभी तक यह है कि वो प्रोटेक्ट कर रहा है, और शायद जो हम इतनी अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं उसका सबसे बड़ा अगर कारण मैं देना चाहूँ एज ए साइंटिस्ट ओपन माइंडेड, तो नेचुरल इन्फेक्शन को जो सेकेंड वेव में है वह जो है दूंगा। तो हमें मॉनिटर करते रहना चाहिए एक्सी वेरिएंट। और जहां तक बूस्टर की जो है अभी उतनी बड़ी जरूरत महसूस नहीं हो रही है, लेकिन कल जो है अगर होगा कि न्यू वेरिएंट आ गया, बिल्कुल ही इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है दोनों एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी को, तो बूस्टर की भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, मतलब दर्शकों को हम ये कह सकते हैं कि चिकित्सकों की सलाह पर जो सही है आपको वो करना है, भरोसा करते हुए। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि इस समय जो चीन में केसेस हो रहे हैं, इस समय जापान में हो रहे हैं और कुछ यूरोपियन देशों में, उससे बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस समय भारत में वो सारे वेरिएंट सर्कुलेट कर रहे हैं जो दुनिया में कहीं भी है, और उसके बावजूद हमारे कुल 800-900 केस रोजाना हम देख रहे हैं। मृत्यु का कोई आंकड़ा नहीं बढ़ा है, रेट हमारी लगभग ना के बराबर, और अस्पताल में दाखिल नहीं हो रहा है। तो हम लोग जितने भी वायरस हैं उससे हम प्रोटेक्टेड हैं, और बिल्कुल भी घबराने की और पैनिक होने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखिए कोरोना के बाद में भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं हमारे देश में, खासतौर से सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा टीबी का। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी गंभीर बीमारी जिसकी वजह से बहुत सारी मौतें हर दिन भारत में होती हैं। सरकार ने लक्ष्य रखा है 2025 तक भारत को टीबी मुक्त बनाना है। क्या टीबी जैसी जानलेवा बीमारी को लेकर के जो वैक्सीनेशन की हमारी कोशिश है वो कितनी सफल हुई है, और क्या ऐसा समझा जाए कि अब इसे भी लाइलाज बनाया जाएगा वैक्सीनेशन के जरिए? देखिए, सरकार ने लक्ष्य रखा है 2025 का, और टीबी क्या दोनों ही है। वैक्सीन भी है हमारे पास, बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है, ऑलमोस्ट 100% हम क्योर कर देते हैं। कुछ लोगों में जिनमें रेजिस्टेंस होता है वो फिर हम दूसरे सेकेंड लेवल का ट्रीटमेंट करते हैं उनमें, बट फर्स्ट लेवल के ट्रीटमेंट में तो ट्रीटमेंट भी अच्छा है। जितना बेटर डिटेक्ट करेंगे, जो सरकार का हमारा टारगेट है इस समय कि जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करें, सबको ट्रीटमेंट पे रखें, अच्छा ट्रीटमेंट दें। और इसीलिए उन्होंने, सरकार ने एक नई पॉलिसी अभी शुरू की है अडॉप्ट करना, कि हर टीबी पेशेंट को कुछ लोग अडॉप्ट कर लें। और ऑलमोस्ट जितने इस समय टीबी पेशेंट हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि सबको ही कुछ न किसी ने अडॉप्ट किया हुआ है, तो सारे ही लोगों को अडॉप्ट किया हुआ है। रही बात वैक्सीनेशन की, तो टीबी वैक्सीनेशन हमारा बहुत पहले से चल रहा है। बीसीजी वैक्सीनेशन जो है करीब 50 साल हो गए चलते हुए, वह चल रहा है। बीसीजी का जो देखने में आया कि यह सीवियर टीबी से तो हमें बचाता था, जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होते थे, ब्रेन में हो जाता था मेनिंजाइटिस, और ये पल्मोनरी टीबी पे जो कि सबसे ज़्यादा केसेस होते हैं, उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया। न्यू जनरेशन के टीबी वैक्सीन जो है कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स में है, ऑलमोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं, उनके रिजल्ट भी आ गए हैं। तो शायद बहुत जल्दी जो है हम टीबी के जो है न्यू जनरेशन के वैक्सीन जो है देखेंगे, तो दोनों को मिला के जो है हमें उम्मीद है कि हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। ओके, मैं समझना चाहूँगा डॉक्टर अरोड़ा, एचपीवी वैक्सीन को लेकर क्या कुछ प्रयास हुए हैं, और उसमें हम भविष्य को कैसे देखते हैं भारत की, कि ऐसी बीमारियों को हम रोक पाएं प्रॉपर वैक्सीनेशन के जरिए? देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत्यु महिलाओं में बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से होती है हिंदुस्तान में। लगभग 80,000 महिलाएं को कैंसर होता है और 35,000 महिलाएं मर जाती हैं। यानी कि पिछले 24 घंटे में लगभग 95 महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से भारत में उनकी दुर्भाग्य से मृत्यु हुई। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है हम सबको समझने के लिए कि ये वैक्सीन से पूरी तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है। ये एक वायरस से होता है और उस वायरस से पूरी प्रतिरोधक क्षमता पैदा की जा सकती है। दुनिया में ये करीब 30 साल से ये वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन हम दुर्भाग्य से हम लोगों को नहीं, क्योंकि वैक्सीन की कमी थी और खाली जो अमीर मुल्क हैं वहाँ पर इस्तेमाल हो रहा था। अब सौभाग्य से ये वैक्सीन भारत में निर्मित हो रही है, इसको रेगुलेटर्स ने क्लियर कर दिया है, और साथ ही साथ ये वैक्सीन अब हम 9 से 14 साल की अपने जो बेटियां हैं और उनको ये मिलेगा।
और साथ ही साथ एक दूसरा चीज़ किया गया है कि स्क्रीनिंग करना है जो 35 और 45 साल की महिलाएं कि उसमें कैंसर के जो शुरुआती लक्षण हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक बहुत बड़ा कदम है जो अगले कुछ महीनों में उम्मीद है कि शुरू हो जाएगा कि HPV की वैक्सीन भारत में अब निर्मित है, मेड इन इंडिया है, और हम अपने जो आने वाली ये जो मौतें हैं अगले 10-15 साल में बहुत कम किया जा सकेगा इसमें। ठीक है। देखिए डॉक्टर संजय, कैंसर जैसी जो गंभीर जानलेवा बीमारी है, ऐसी बीमारियों को देखते हुए उनका फ्यूचर स्ट्रिक्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भविष्य में जो स्थिति वो क्या हो सकती है और उसकी आज हमारी तैयारी कैसी हो। तो आप कैसे देखेंगे उसमें? सर, रिसर्च का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे देश में जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो ऐसी जानलेवा बीमारियों को लेकर के जो नेक्स्ट जनरेशन वैक्सीनेशन का अब हम जिक्र कर रहे हैं, उस पर किस तरीके से काम कर रहे हैं? सर देखिए, जो डॉक्टर अरोड़ा ने भी बताया था वो रिसर्च के बेसिस पे ही बताया था कि अभी पिछले 24 घंटे में भी करीब 100 के आसपास महिलाओं की डेथ हुई है इस कैंसर से। तो ये डेटा जो है रिसर्च के बेसिस पे जनरेट हुआ है, प्लस हमारे पास अच्छी वैक्सीन है। जिस HPV को रोकने के लिए जो वैक्सीन है वो अच्छी वैक्सीन है, जो एफिकेसी, अगर इफ आई रिकॉल करेक्टली, अराउंड 80 to 90% के आसपास उसकी एफिकेसी है। तो ज़्यादातर केसेस को वह रोकने की क्षमता रखता है। तो इसलिए जो है शायद अवेयरनेस क्रिएट करना है। मेडिकल फैटर्निटी में है, पब्लिक में नहीं है, तो धीरे धीरे अवेयरनेस क्रिएट होगी। जब मार्केट में अब तो हम अपनी इंडिजिनस वैक्सीन भी आने वाली है। ये महंगी थी, वह बहुत ही सस्ती है, वह जो आएगी मार्केट में आने वाली है। तो कई वायरल डिजीज़ के लिए वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है। आप देख लीजिए, पोलियो को ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से हमने हटा दिया, अपनी कंट्री से एलिमिनेट कर दिया। सिर्फ 2 पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़ दिया जाए तो इस समय पूरी दुनिया मुक्त हो चुकी है लगभग। जी बिल्कुल। उसमें वैक्सीन का बहुत ही बड़ा रोल है। स्मॉल पॉक्स को पूरी दुनिया से हमने इरेडिकेट कर दिया, उसमें वैक्सीन का बहुत ही बड़ा रोल है। तो वैक्सीन का कई बीमारियों में जो है बहुत ही बड़ा रोल है। फ्यूचर है, धीरे धीरे जो है जिस तरीके से साइंस डेवलप हो रहा है, ऑलमोस्ट वायरल डिजीज को कंट्रोल करना मुमकिन अब हो गया है। पहले नामुमकिन सा था, अब हम काफ़ी उसके नज़दीक पहुंच गए हैं कि मुमकिन है। निश्चित रूप से भारतीय विज्ञान ने, भारतीय चिकित्सा विज्ञान ने खास तौर से तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के साथ में बहुत ही प्रभावी प्रगति की है। लेकिन डॉक्टर अरोड़ा, इस सब के साथ साथ एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी हेपेटाइटिस सी को लेकर ये कोशिश उसकी ऐसी है सभी की कि कब हमें वैक्सीनेशन मिलेगा। हालांकि पहले की तुलना में हमने काफ़ी ज़्यादा सुधार हेपेटाइटिस सी के नियंत्रण को लेकर के किया है। मैं चाहूँगा आपका कमेंट इस पर। तो मैं एक दो वैक्सीन वायरसेस के बारे में बताना चाहूँगा जो भारत में बड़ी जल्दी वैक्सीन आ जाएगी। डेंगू हर साल हमारे लिए एक परेशानी पैदा करता है और बहुत लोगों की मृत्यु होती है। तो भारत की अपनी बनी हुई निर्मित डेंगू वैक्सीन अगले कुछ समय में मिल जानी चाहिए, और चिकनगुनिया की वैक्सीन भी। और ये सब क्योंकि अब भारत जो है वैक्सीन क्षेत्र में अनुसंधान भी कर रहा है और विकास कर रहा है और साथ में उसका निर्माण भी कर रहा है। तो पूरी की पूरी प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। हेपेटाइटिस सी के बारे में ये वैक्सीन बनाना, ये भी वो RNA वैक्सीन है, ये बदमाश वायरस है और इसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें सफलता हो गई है। लेकिन अभी कुछ लगेंगे, ऐसा लगता है 5 से 7 साल अभी और लगेंगे। लेकिन HCV के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत ने करी है कि जो HCV के लिए जो दवाई है वो बहुत ही अचूक दवाई है और सटीक दवाई है। जो किसी टाइम पे 1 महीने के लिए उसका $1.5 लाख रुपए खर्च होता था, अब करीब 2,500-3 हज़ार रुपये महीने में उसका इलाज हो जाता है। और भारत में राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत वो दवाई उपलब्ध है और जिनको हेपेटाइटिस सी है वो दवाई देने से बचाया जा सकता है। हेपेटाइटिस सी हेपेटाइटिस बी की तरह है। हेपेटाइटिस बी कैंसर करता है, इसी तरीके से हेपेटाइटिस सी भी कैंसर करता है, और दोनों जो हैं सिरोसिस पैदा कर देते हैं, लिवर को फेल कर देते हैं। तो हेपेटाइटिस बी के लिए तो वैक्सीन है और उससे बहुत बड़ा हमारा को आगे हम बढ़े हैं। लेकिन हेपेटाइटिस सी में कम से कम इलाज के मामले में एक महत्वपूर्ण कदम देश ने उठाया है और अब राष्ट्रीय स्तर पे ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हमें उम्मीद है कि वैक्सीन जब तक आती है तब तक हमारे लोगों को तब तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, इलाज उपलब्ध है। ठीक है डॉक्टर संजय, अलग अलग बीमारियों को लेकर के अलग अलग वैक्सीनेशन, लेकिन देखिए ये सब कुछ हम चिकित्सा विज्ञान जो करता है वो देश के नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए करता है। मैं चाहूँगा आप दोनों प्रोफेसर से, जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सर वैक्सीनेशन को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ होती है, माता पिता को विश्वास नहीं होता। हमने देखा कि पोलियो मुक्त भारत को बनाने को लेकर के भी बहुत बड़ा आंदोलन चलाना पड़ा और उसके बाद भी कई सारे अभिभावक ऐसे थे कि ये बच्चों को दें या ना दें।
और फिर इसके बाद हमने देखा कि बच्चों के जो वैक्सीनेशन है, जो न्यू बॉर्न से लगा करके जो 3 साल तक और 5 साल तक, तो उसके लिए हमने देखा मिशन इंद्रधनुष सरकार लेकर के आई, वो वैक्सीनेशन ड्राइव अच्छे से चले। मैं चाहूँगा कि क्या मैसेज हम दर्शकों को दे सकते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है अलग अलग बीमारियों को लेकर के, अलग अलग उम्र के लोगों के लिए, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है और इसको अपनाने की ज़रूरत आज हमारे देश में क्यों ज़्यादा है? आपने अपने जो अभी बातें कही उसमें एग्जाम्पल दिया पोलियो का जी, कि पोलियो को लेकर काफ़ी भ्रम था। डॉक्टर अरोड़ा पूरी कंट्री लेवल पे स्टडी करा रहे थे, मैं भी उसी स्टडी का पार्ट था इनके साथ, और फाइनली जो है उसको हमें लग रहा था कि इस देश में शायद कंट्रोल नहीं हो पाएगा उस भ्रांतियों के कारण ही, लेकिन कंट्रोल किया। तो और क्यों किया, उस पर रिसर्च किया। तो इसलिए सारी बीमारियों के बारे में रिसर्च करने की ज़रूरत है। जो आज एविडेंस जनरेट होता है उसको यूज़ करने की ज़रूरत है। यह सरकार की तरफ से हो गया, यह कर रहा है और सरकार ये काम कर रही है। पब्लिक की तरफ से अगर किसी बीमारी के लिए कोई रिकमेंडेशन जारी होता है तो उनको थोड़ा सा विश्वास करना चाहिए कि सरकार जो कर रही है सही कर रही है। शायद ड्यूरिंग कोविड टाइम में थोड़ा सा जानकारी न होने के कारण से ओवर रिएक्ट हमने किया, क्योंकि उस बीमारी के बारे में पता नहीं था, तब भी बहुत ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा लोगों में ट्रस्ट कम हुआ है। ये वह शायद आने वाले समय में जो है उसको फिर से हम गेन कर लेंगे, ये हमें लग रहा है। ठीक है, बहुत संक्षेप में एक लास्ट मैसेज मैं सबसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि जो भी वैक्सीन हम एक नागरिक के लिए, एक बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए कार्यक्रम में लेके आया जाता है, वो पूरी तरह उसकी जांच पड़ताल होती है और वो सुरक्षित होती है और उसका लाभ बहुत अधिक होता है। और यही कारण है जो कोविड में अनुभव रहा कि अब बड़ों को भी कुछ वैक्सीन्स हैं जो उनको दी जाने का कार्यक्रम है, और जिससे कि हमारी सारी जनता स्वस्थ रहे, और वैक्सीन स्वस्थ रहने के लिए एक तरह से इंश्योरेंस है। बिल्कुल। तो देखिए, जो सफ़ेद कोट में धरती के भगवान कहा जाता है डॉक्टर्स को, चिकित्सकों को, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी सलाह पर, उन्होंने जो हमें निर्देशित किया है उसको हम अपनाएं। और निश्चित रूप से जो वैक्सीनेशन है, जो टीकाकरण का कार्यक्रम है, वो एक tariके से हमारा और हमारे आने वाले भविष्य का सुरक्षा चक्र होता है, तो उसको हमें बहुत गंभीरता से अपनाना चाहिए, जिससे कि हम भारत के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। हम उम्मीद करते हैं कि हेल्दी इंडिया के इस कार्यक्रम को देखने के बाद टीकाकरण को लेकर के आपकी जो भ्रम होंगे या जो जागरूकता है वो आपकी बढ़ी होगी, और भ्रम पर उस पर आपको जो विचार आपके होंगे वो भी बदले होंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब मिलकर एक स्वस्थ भारत का निर्माण करें और अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी उसमें निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजय, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरोड़ा इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद हेल्दी इंडिया देखने के लिए। इस कार्यक्रम को आप संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।